अच्छा 20-21 ओके। तो ये 20वां क्वेश्चन है। जो 20th है वो कह रहा है कि x1 x2 बी द टू इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल और y है आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो जो x1 है वो नॉर्मल 0 1 है, x2 जो है वो नॉर्मल 0 1 है। तो x2 माइनस x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? दोनों इंडिपेंडेंट है तो मतलब ये दोनों आईआईडी हो गया। सेम डिस्ट्रीब्यूशन है और इंडिपेंडेंट भी है तो मतलब आईआईडी हो गया, आईआईडी हो गया। तो बताइए x2 माइनस x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिफरेंस ऑफ टू नॉर्मल इंडिपेंडेंट नॉर्मल, नॉर्मल ही रहेगा। अरे नहीं, तुक्का नहीं लगाना है ना, तुक्का नहीं लगाना है आपको, दिमाग से कैलकुलेट करना लॉजिक के साथ। कोई भी चीज आप बोल रहे हो तो उसके पीछे का रीजन सोचो। जैसे मान लो पूछा डिफरेंस का क्या है तो आप ये सोचो कि ऐसा कौन सा थ्योरम है या क्या रिजल्ट है जो ऐसा बताएगा। तो सिंपल ये थ्योरम ये है कि टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन नॉर्मल ही होगा। मीन क्या होगा? तो इसका मीन कैलकुलेट करो। तो e ऑफ x2 माइनस e ऑफ x1 0। वेरिएंस निकालो, वेरिएंस x2 प्लस वेरिएंस x1। तो वेरिएंस x2 1, वेरिएंस x1 1, तो 0,2 हो गया, है ना। तुक्का नहीं लगाना है, ऐसे गेस नहीं करना आपको, लॉजिकली किसी रीजन की वजह से आपको आंसर बताना है कि किस प्रॉपर्टी से या किस थ्योरम से ऐसा हो रहा है। तो 0,2 हो गया x2 माइनस x1। अब आपको इन्होंने बोला है तो ध्यान से देखो, अगर मैं x2 माइनस x1 अपॉन √2 करूं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? नॉर्मल 0 1। नॉर्मल 0 1। तो ये आपके पास है नॉर्मल 0 1। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर क्या फॉलो करेगा जी? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अपॉन 2। हाँ जी निशा, आपको पता है थ्योरम सारे, सब थ्योरम यूज हो रहा है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल यहाँ क्या किया? मीन घटाए और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया। ये इसका मीन घटाया, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब ये काई स्क्वायर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 1। और आपको पता है काई स्क्वायर 1 को गामा में क्या लिखते हैं हम लोग? जो काई स्क्वायर n है वो गामा में होता है n/2 1/2, एक पीडीएफ के हिसाब से n/2 1/2। तो जब बीटा की पावर अल्फा न्यूमरेटर में होता है उस केस में, तो यहाँ से ये क्या बनेगा? काई स्क्वायर n है n/2 1/2, तो काई स्क्वायर n काई स्क्वायर 1 गामा में क्या हो जाएगा? है ना। तो थ्योरम है, आपको थ्योरम पे वर्क करना पड़ेगा कि रिजल्ट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ मैंने कई सारे थ्योरम यूज किए हैं ना, उसको आपको यूज करना है। तो हाँ तो क्या, ठीक है। 21 जो है ये कह रहा है कि फॉर ईच फिक्स्ड लैम्बडा मोर देन 0 x be a Poisson distribution random variable with parameter lambda itself is a random variable of the following are this। ओके तो x कोई Poisson random variable है with parameter lambda और lambda खुद random variable है जिसका गामा डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाला। तो when n is a positive fixed constant the pmf of the random variable x, एक्चुअली ना ये आपके सिलेबस का बाहर है, ये बेजियन आगे आता है। कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ कंपाउंड या बेजियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पे। तो ये आपको उस तरह से ये उसमें आता है, मतलब एक अलग सब्जेक्ट है ये, क्या बोलते हैं उसे, हाँ सो बेजियन एस्टिमेटेड या उस तरह से वो अलग थ्योरी है। मतलब बेस थ्योरम की हेल्प से ये निकल जाएगा ऐसे तो बेस थ्योरम का आगे एक्सटेंशन है, पूरा एक सब्जेक्ट है। आई थिंक बेसियन एनालिसिस बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऐसा कुछ सब्जेक्ट ही अलग से है, ठीक है ना। तो ये इसमें ये जैम के सिलेबस में नहीं है हालांकि, ठीक है ना। इसमें प्रायर पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो लैम्डा वही है, लैम्डा प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर पोस्टीरियर निकालते हैं हम लोग। तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया, ये आपको बेजियन डिस्ट्रीब्यूशन उससे निकालते हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस है, छोड़ दो इसको। कि लैम्डा का खुद ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो बोल रहा है एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो ये आपको दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा। समहाउ बेस थ्योरम यूज होता है इसमें, लेकिन अभी छोड़ देना आपको, ये आपके सिलेबस का नहीं है। और कौन सा रह गया? 22 जो है आपका कि इसका प्रूफ लिखना पड़ेगा। x1 x2 xn जो है आईआईडी है
बता रखा है कि e की पावर लैम्डा एक्स लेस देन इक्वल टू e की पावर लैम्डा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाई 2। ओके, तो डिफाइन द x बार जो कि है दिस, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट कि x मोर देन t, ये सब ना जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, प्रूव दैट, उसको उठा के बनाए गए हैं क्वेश्चंस। तो प्रोबेबिलिटी x मोर देन t होगा e की पावर x more than t e की पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड x बार मोर देन t, ये लेस देन इक्वल टू 2 e की, ये प्रूव करना पड़ेगा इसको। ये प्रूव कैसे करेंगे, कुछ एमजीएफ टेक्निक से होता है ऐसे, ये मिल जाएगा। ये सब आईआईटीज के जो असाइनमेंट्स होते हैं ना, ट्यूटोरियल शीट्स होते हैं, आईआईटी में जाओगे तो वहाँ एमएससी में बना के देते हैं, ये प्रूव दैट टाइप का होता है। तो वहाँ पे सब प्रॉपर इसको प्रूव करना पड़ेगा, और प्रूफ के लिए कहीं ना कहीं एमजीएफ यूज होगा इसमें। स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, इसका प्रूफ ऐसे मैंने करा रखा है एक बार ना, प्रूफ तो है ही। सो सर मार्कोव इनइक्वालिटी नहीं कर सकते, लेकिन मार्कोव से एग्जैक्टली आंसर नहीं आएगा ना। मार्कोव तो लगा सकते हैं आप, तो मार्कोव से क्या आ जाएगा, ई एक्स अपॉन टी आ जाएगा, है ना। और ई एक्स तो कुछ पता ही नहीं है। सर शार्नॉफ से कुछ होगा? हाँ, यस यस यस, वही थ्योरम एक्चुअली है जो तुम नाम बोल रहे हो ना, वो एग्जैक्टली डायरेक्टली ये रिजल्ट ही है उसका, तो उससे होगा, लेकिन वो सिलेबस का पार्ट नहीं है ना। तो उससे होगा, ये स्टैंडर्ड उस तरह का ही थ्योरम है। आई थिंक उसी जो पहला पॉइंट है वो डायरेक्टली शायद वही है, तो उसी थ्योरम से होगा, लेकिन वो सिलेबस का नहीं है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये भी ऐसे उठा लिया है कहीं से इनइक्वालिटी, बट एग्जाम में, आपके एग्जाम में जो इनइक्वालिटी आएंगी ज़्यादातर या तो बेसिक कोई फंक्शंस का होगा, ठीक है, अदरवाइज वो मार्कोव की होगी या फिर चेबीशेव्स होगी। दो ही इनइक्वालिटी आपके सिलेबस में है, तो मार्कोव इनइक्वालिटी होगी या चेबीशेव्स इनइक्वालिटी होगी उसमें। तो ये तो नहीं है, मतलब प्रूफ इसका कर सकते, मैंने करा भी रखे हैं। अगर पुराने साल वाले देखोगे वो टेस्ट के सॉल्यूशंस, तो उसमें ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन है, मतलब मेरे चैनल पे ही है। उसका सॉल्यूशन मैंने करा रखा है, मुझे याद है, बट मुझे अभी देखना होगा, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा। नहीं तो ये तो है ना, पिछले 2 साल मैंने कराए थे, लास्ट 2 ही साल में ये तो कराए हैं ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस ऐसे मान लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऐसे रैंडमली कुछ भी प्रूफ करने को दे देगा तो आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में स्पेशली, क्योंकि उसके लिए पहले से वो उधर सिलेबस का पार्ट तो है नहीं। तो ये कोई बाहर की इनइक्वालिटी है जो नाम बताया, वो देखा था मैंने कहीं पे, तो वो है, लेकिन ये सिलेबस का नहीं है, तो इसको भी स्किप कर दो, ये तो प्रूफ करना पड़ेगा। और कौन सा रह गया, 24। ये तो जान वाला ही क्वेश्चन ही है। सो इसमें x1 x2 xn भी रैंडम वेरिएबल, रैंडम सैंपल फ्रॉम दिस देन बायस। ये तो निकाल सकते हैं ना, बायस क्या होता है। ये मान लो रैंडम वेरिएबल तुम्हारा t है, t हो गया रूट n प्लस 2 टाइम समेशन xi, i फ्रॉम 1 to n, 2 टाइम n प्लस रूट n, ठीक है। तो रूट n प्लस 2 टाइम समेशन xi और अपॉन में 2 प्लस n प्लस रूट n, ठीक है। तो बायस क्या होता है, जस्ट कैलकुलेट करना है आपको। बायस ऑफ t जस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ t माइनस पैरामीटर। पैरामीटर क्या है, p है ना। सो हो गया, ये निकालना आता है तुम लोगों को, निकालो। तो एक्सपेक्टेशन लगाओगे, यहाँ तो कांस्टेंट है तो मेनली न्यूमरेटर पे काम करेगा। यहाँ तो ये कांस्टेंट है, बाहर कर लो, तो 2 कांस्टेंट को डायरेक्टली बाहर कर लो, इसको सॉल्व करो, आ जाएगा, तुम्हें कुछ डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से रूट n प्लस 2 टाइम समेशन xi, तो बर्नौली है, पैरामीटर p है, तो समेशन xi बाइनोमियल np हो जाएगा। तो np हो जाएगा, तो इसका मीन निकालोगे तो np हो जाएगी अपॉन 2 टाइम n प्लस रूट n माइनस p। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करके देखो, तो रूट n प्लस 1 कॉमन ले रहा है, तो इसको तुम एक काम करो, रूट n कॉमन कैंसिल करो,
तो आएगा, चेक कर लो कैलकुलेशन, ये हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक इसमें भी हो। सो यहां से मैं रूट एन कॉमन ले रहा हूँ, एन कॉमन लूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो रूट एन कॉमन लेता हूँ। सो रूट एन निकाल के कैंसिल कर दो। एलसीएम ले लोगे तुम 1/√n+1। चलो इसको अभी तत्काल एलसीएम ले लो। देखो तो यहां से क्या हो गया, ये और ये कट गया, तो बचा क्या, तो आपके पास जो बचे हैं वो ये है कि 1 - 2p/2 टाइम √n+1 और तो ऐसा कुछ है, 2 से डिवाइड कर दो तो 1/√n+1 तो ये 1/2 - p, ठीक तो है, डी ऑप्शन आ गया। देखो हो गया ना। नेक्स्ट क्या है 24 के बाद 26, भी आता हूँ आगे पे भी, और फिर 25 भी है। अच्छा 25 भी है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि x1 x2 xn जो है, यहाँ लिखा हुआ n मोर देन इक्वल टू 3, इसमें थोड़ा सा विजिबल नहीं है, तुम्हारे उसमें दिख रहा होगा। सो n मोर देन इक्वल टू 2 है, x1 x2 xn be IID random variable having finite variance sigma square, ओके। x बार ये है कोवेरिएंस बिटवीन x बार एंड, तो कोवेरिएंस बिटवीन x बार एंड x1 माइनस x बार, यही है ना, नहीं x माइनस x बार, x माइनस x बार क्या मतलब है, तो x का मतलब कोई एक रैंडम वेरिएबल होगा। हाँ, ये लिखने में मिस्टेक किया है, नहीं ये है, ये ऐसा है एक्चुअली, x बार माइनस x1 माइनस x बार होगा। क्या आएगा बताओ तुम्हें, तो इसको ठीक से लिखोगे तो ये ऐसा है ना, कोवेरिएंस बिटवीन, इसको मैं अगर ओपन करूं तो आप जानते हो 1/n समेशन xi और कॉमा x1 माइनस ये हो गया 1/n समेशन xi, तो मतलब xi का मतलब x1 x2 xn, और इसको भी खोलोगे तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 1/n x1 x2 xn, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x1 वाला पहले एक साथ कर दो, तो कोवेरिएंस बिटवीन x1 प्लस xn अपॉन n, यहां बस डिफरेंस क्या है, x1 के साथ रहेगा 1 माइनस 1/n, 1 माइनस 1/n टाइम x1, और बाकी एज इट इज रहेगा, जैसे तो बाकी क्या रहेगा, माइनस में रहेगा ना, बाकी देख लो बाकी क्या है, तो माइनस फिर x2 से लेके xn अपॉन n, ये ब्रैकेट में है, मतलब ऐसा। अब तुम लोग कोवेरिएंस कैसे निकालते हो, टर्म बाई टर्म, क्योंकि तो आईआईडी है ना, तो आईआईडी है तो क्या होता है कोवेरिएंस में कि यहां पे जैसे x1 का कोवेरिएंस x1 के साथ लेंगे तो वेरिएंस x1 आ जाएगी, x1 का कोवेरिएंस x2 के साथ लेंगे 0 होगी क्योंकि इंडिपेंडेंट है, बाकी के साथ 0 हो जाएगी। तो बस यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि x1 अपॉन n है और यहाँ x1 के साथ ये नंबर है, तो नंबर तो बाहर हो जाएंगे कोएफिशिएंट, तो यहाँ से कोएफिशिएंट x1 के साथ क्या है 1/n, तो 1/n बाहर आएगा, यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 1 माइनस 1/n, x1 का कोवेरिएंस क्या होगा, कोएफिशिएंट ऐसे ही बाहर आ जाता है, उसमें कोवेरिएंस की प्रॉपर्टी है ये, तो 1/n बाहर, दिस x1 और x1 का जो कोवेरिएंस होगा वेरिएंस x1 सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 का कोएफिशिएंट फिर से 1/n है और यहाँ x2 का कोएफिशिएंट -1/n है,
तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1/n इंटू -1/n -1/n स्क्वायर, और x2 का कोवेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ये तो चलता रहेगा ना, सेम चीज x3 तो सेम ही तो है। तो ये बस यहाँ पे कितनी बार x2 से लेके xn तक, तो मतलब n-1 टाइम ना, ये है। तो मैं अगर थोड़ा सा साफ सुथरा लिखूं अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा n-1 अपॉन n स्क्वायर माइनस, इसको सिंप्लीफाई करो, n-1 अपॉन n स्क्वायर, अच्छा सेम ही आ गया, इनटू सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ क्या मिला, 0 नहीं मिल रहा, चेक करो कैलकुलेशन कहीं गलती की है। तो ये x बार माइनस x1 तो नहीं था, अगर x बार माइनस x1 होगा तो क्या डिफरेंस आएगा, मतलब यहाँ थोड़ा सा ना मतलब टाइपो है, यहाँ पे x माइनस x बार। तो मैंने क्या किया है, मैंने किसके साथ कैलकुलेशन किया है, मैंने कैलकुलेशन किया यहाँ पे x बार एंड x1 माइनस x बार, x1 सिंगल रैंडम वेरिएबल लिया है उसके हिसाब से किया है, तो ये तो फिर 0 आ गया ऐसे तो। अच्छा अगर मैं वैसे करता हूँ कोवेरिएंस x बार एंड x बार माइनस x1, तो क्या डिफरेंस आता, तो सिग्मा स्क्वायर बाई n। अच्छा ये मुझे लगा मिस्टेक है यहाँ पे ना, अगर वैसे भी करता मैं तो क्या आता फिर भी, तो सिग्मा स्क्वायर बाई n, और यहाँ पे 1 x1 के साथ -1 है, और यहाँ पे फिर से वही 1 बाई, सेम ही आएगा क्या अलग आएगा, माइनस कॉमन ले लो सेम ही आ जाएगा फिर तो यहाँ मुझे लग रहा है आंसर की में मिस्टेक है, 0 होना चाहिए। ऐसे ही एक थ्योरम भी है, इस तरह का एक थ्योरम भी है कि x बार एंड x1 माइनस x बार, चेक कर लो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं किया हो, ठीक है। x1 x2 का कोवेरिएंस, फिर x1 x2 का मतलब x2 x2, तो और 2 से n तक कितने हैं, -1 है, तो यही चीज है, -1 टाइम चलेगी। हाँ ये गलत लिखा है, इसका मतलब 0 होना चाहिए इसमें, इसमें बहुत मिस्टेक है ना, यहाँ तक आई थिंक मिस्टेक, आगे थोड़ा कम होंगे मिस्टेक, 7th टेस्ट तक मिस्टेक होंगे, 7th के बाद करेक्शन स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ तक मिस्टेक रहेगा, आगे थोड़े कम मिस्टेक होंगे। तो यहाँ थोड़े से करेक्शन चाहिए, बाकी आंसर 0 होगा इसका ना, इसमें 0 होना चाहिए 25, तो ये होगा। नेक्स्ट क्या है 26, सो 26 जो है अ फेयर कॉइन, हाँ थ्रो मतलब ये थ्रो 5 times and let EI denote the event that the ith and the I plus 2th throw, so head। EI denote क्या कर रहा है कि ith and I plus 2th throw, so head for I बराबर 1 2 3, ठीक है। Which of the following statement is correct? तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन लिखना पड़ेगा, हाँ तो देखो यहाँ पे E1 का क्या मतलब है, E1 का मतलब है एक कॉइन को 5 बार टॉस किया, E1 का मतलब है कि फर्स्ट एंड थर्ड थ्रो हेड शो कर रहा है ना, फर्स्ट एंड थर्ड थ्रो जो है वो हेड है, हेड। और E2 का मतलब है सेकेंड एंड फोर्थ थ्रो, मतलब आउटकम जो हेड है शो कर रहा है, और E3 का मतलब है थर्ड एंड फिफ्थ थ्रो आर हेड
बाकी कुछ भी हो सकता है, बाकी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो बाकी आउटकम कुछ भी हो सकता है, मतलब इसमें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जैसे मान लो पहला ऑप्शन है E1 E3 इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो इसके लिए मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि E1 इंटरसेक्शन E3 की प्रोबेबिलिटी क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 होगी, ये हमें चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3 जो होगी, क्या वो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 होगी। चेक करो। सो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, E1 देख लो कि फर्स्ट एंड थर्ड हेड है, तो बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, तो फर्स्ट और थर्ड हेड वाले कितने आउटकम होंगे। जैसे 5 थ्रो किए ना आपने, तो हमने क्या किए, एक कॉइन को 5 बार टॉस किया है, तो जैसे मैं E1 निकाल रहा हूं, तो पहला हेड है और तीसरा हेड है, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो इसके बाद टोटल सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम बताइए आपको कि 2 की पावर 5 होंगे, है ना, 5 बार टॉस किया तो इसका आएगा ये 2 2 2, तो ये 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 5 ये आएगा। E3 अलग से निकालोगे ये भी सेम ही आंसर देगा, समझ रहे हो ऐसा क्यों, क्योंकि 2 फिक्स हो गया, तो 2 फिक्स हो गया तो बाकी वैरी कर सकता है, तो बाकी पे 2 आउटकम 2 आउटकम 2 आउटकम्स, तो सेम 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 5। अब यहाँ E1 इंटरसेक्शन E3 है, इसका क्या मतलब है, दोनों होने चाहिए, E1 E3 दोनों हो रहा है, तो पहला तीसरा हेड है और तीसरा पांचवा हेड है, तो 1 3 5 कितने फिक्स हो गए इसमें, E1 इंटरसेक्शन E3 में 3 आउटकम फिक्स हो गया, पहला तीसरा और पांचवा हेड ही है, तो फ्री कितने हैं, पहला तीसरा और पांचवा हेड ही है, 2 फ्री है, तो 2 आउटकम ईच पॉइंट पे 2 आउटकम है, तो 2 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 5, क्या इक्वल है ना, नहीं है ना, तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगी कौन सा करेक्ट है, तो पहला तो ठीक है, E1 E2 नॉट इंडिपेंडेंट, चेक करो E1 E2 को, क्या डिफरेंस आएगा E1 E2 में, E1 इंटरसेक्शन E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 होगा, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 फिक्स है, 2 की पावर q 2 की पावर 5 2 की पावर q 2 की पावर 5 यहाँ मेन है, तो E1 इंटरसेक्शन E2 का क्या मतलब है, E1 इंटरसेक्शन E2 मींस फर्स्ट थर्ड हेड है, सेकंड फोर्थ हेड है, तो 1 2 3 4 हेड है, तो बाकी तो 1 2 3 एक ही फ्री है ना, तो 2 अपॉन 2 की पावर 5 हो जाएगी, तो ऐसे तो ट्रू बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे, इसमें गलत बना रखा है क्या, मैंने सारे क्वेश्चन गलत कर रखे हैं, इसको करेक्शन करना पड़ेगा या सर E1 इंटरसेक्शन E3 में जी इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं ना, जी, तो सिर्फ थर्ड थ्रू हेड है, यही तो इंटरसेक्शन हुआ। इंटरसेक्शन का मतलब बोथ बोथ अकर्स, यही ना, तो यूनियन, अच्छा एक मिनट, हाँ हो सकता है मैंने गलत सोचा हो, एक मिनट, तो यहाँ पे हमें क्या करना था, E1 इंटरसेक्शन E3, सो इंटरसेक्शन का मतलब है ओके, अच्छा मैं आउटकम लिख के देखता हूँ, ऐसे ना गड़बड़ कर रहा हूँ, नहीं E1 में कुछ आउटकम देखते हैं क्या आएगा, तो E1 के जो आउटकम्स हैं, हाँ सर आप सही कह रहे हो, देखते हैं एक मिनट, यहाँ से फर्स्ट थर्ड हेड है ना, तो मैं आउटकम लिखूंगा, कुछ आउटकम लिख देता हूँ, जैसे ये अभी एग्जांपल के लिए टी ले लो, मान लो TH T, क्या लिख रहा हूँ, हमें E1 लिखना है ना, फर्स्ट थर्ड हेड होना चाहिए, फर्स्ट थर्ड हेड होना चाहिए, हेड लिखना पड़ेंगे टी के बजाय, फर्स्ट थर्ड हेड, तो हेड हेड है ना, मान लो टेल, इस तरह से, ऐसे फेवरेबल तो ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी फेवरेबल है, और यहाँ पे हेड टेल टेल, ये जैसे आ गया, और बाकी तो फ्री है ना, तो फर्स्ट थर्ड फिक्स है,
जैसे कुछ और आउटकम हो जाएंगे। अब क्या आ सकता है, ये आउटकम और बहुत सारे होंगे। ओके, और E3 जो है इंटरसेक्शन लेना था मुझे, है ना, मतलब कॉमन। तो E3 में क्या है, यहाँ पे E3 में क्या हो रहा है कि तीसरा और पांचवा फिक्स है ना, थर्ड एंड फिफ्थ आर हेड, है ना, थर्ड एंड फिफ्थ आर हेड। सो थर्ड फिफ्थ अगर हेड में कर रहा हूं तो जैसे ये तो है HT ये है, एंड थर्ड फिफ्थ है ना, मान लो TH इस तरह से है, और भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा HT। तो जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग E1 इंटरसेक्शन E3, तो इसमें क्या आउटकम आएंगे, कॉमन। जैसे पहला वाला ये कॉमन है, हाँ, और जैसे ये वाला कॉमन है। दूसरा आपने जैसे यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि पहला में हेड नहीं है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से ये कॉमन आना चाहिए ना, आप जो कह रहे हैं। सिर्फ थर्ड वाला सर, मतलब सिर्फ थर्ड पोजीशन पे हेड, ओनली थर्ड पोजीशन पे हेड वही आएगा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं TT भी आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। यस सर। अच्छा एक मिनट, तो इसने कहा है इंटरसेक्शन, तो मतलब E1 हो रहा हो एंड E2 हो रहा हो। यहाँ एंड और का गेम है ना, इंटरसेक्शन का मतलब एंड का गेम है। एंड मतलब बोथ शुड हैपन, और का मतलब है आइदर ऑफ देम शुड हैपन। ठीक है, तो अब समझिए, जैसे आप कह रहे हैं ये इंटरसेक्शन में आएगा, लेकिन डू यू थिंक इन दोनों के इंटरसेक्शन में ये आएगा, क्या ये E1 में होगा? सर नहीं होगा सर, नहीं E3 में होगा। एक्चुअली आप जो सोच रहे हैं वो और यूनियन सोच रहे हैं, मैं ठीक सोचा था। जो आप सोच रहे हैं वो यूनियन है, यूनियन नहीं भी है, सॉरी यूनियन नहीं भी है, मतलब एटलीस्ट इंटरसेक्शन वो नहीं आएगा जो आप सोच रहे हैं। यूनियन नहीं है, सॉरी, यू आर थिंकिंग नॉट यूनियन, वो यूनियन नहीं है क्योंकि ओनली 3 आप सोच रहे हैं ना। तो एक्चुअली ये यहाँ पे ना मैं इवेंट का इंटरसेक्शन ले रहा हूं। सो मुझे क्या करना था, फिर से सोचते हैं, चलिए। इसने कहा पहला तीसरा हेड आया E1, और E3 कह रहा है तीसरा और पांचवा हेड आया। सो मतलब E1 का मतलब वैसे आउटकम जहां फिक्स है कि पहला तीसरा हेड है, और E3 में वैसे आउटकम जहां फिक्स है तीसरा और पांचवा हेड है, ये फिक्स है। अब मुझे इंटरसेक्शन लेना है, तो पता है कॉमन कौन सा आएगा, जहां पहला भी हेड है, तीसरा भी हेड है, पांचवा भी हेड है, यही वाला कॉमन आएगा। ओके सर, है ना, क्योंकि अब यहां से आउटकम देखिए, क्योंकि ये जो आउटकम है ना, दिस इज नाइदर इन E1 नॉर इन E3। सो आप ये तो आप जानते ही हैं कि E1 इंटरसेक्शन E3 इज अ सबसेट ऑफ E1, ये तो सब लोग जानते हैं, है ना। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें तो होने ही चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा। तो ये वाला एलिमेंट उसमें तो आएगा नहीं, तो ये नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि ये अगर इसमें होता तो आना तो इसी में से चाहिए क्योंकि ये सबसेट है। सो ठीक है। अच्छा यूनियन क्या होता, अच्छा आप सोच रहे अगर यूनियन में ऐसे सोच रहे यूनियन क्या होता, यूनियन का मतलब है आइदर दिस और दिस, तो कंबाइन हो जाता, मतलब ये वाले सारे एलिमेंट और ये वाले कंबाइन हो गया आता, फिर भी ये नहीं आता, स्टिल ये नहीं आएगा, ये इंटरसेक्शन में है ही नहीं, ये ओनली 3 इज हेड, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश का भी चक्कर है ना, तो हम लोग, हमें इंग्लिश के तरीके से नहीं सोचना है, हमें इवेंट के हिसाब से सोचना है, वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू इवेंट्स। सो वो थोड़े इंग्लिश की वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि आपको लग रहा है ये यहाँ कॉमन है और ये यहाँ कॉमन है, तो वो इंग्लिश में कॉमन वर्ड है लेकिन वो इवेंट में कॉमन नहीं है एक्चुअली, इसीलिए। सो फर्स्ट एंड थर्ड थ्रो आर हेड, है ना, थर्ड एंड फिफ्थ आर हेड। इंटरसेक्शन का मतलब E1 must happen as well as E3 must happen, both must happen, ये मतलब है एक्चुअली, ठीक है। तो both happen तभी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब हुआ कि फर्स्ट एंड थर्ड आर हेड, एंड E2 का मतलब है सेकेंड एंड फोर्थ आर हेड।
तो फिर इंटरसेक्शन ले रहा हूं, तो फर्स्ट एंड थर्ड तो होगा ही, एज वेल एज दिस टू आल्सो फिक्स हो गया, सेकंड एंड फोर्थ आर आल्सो इंटरसेक्शन है, मतलब बोथ शुड हैपन, सो E1 विल हैपन एज वेल एज E3 विल हैपन, E2 विल हैपन। तो 4 फिक्स हो गए, 4 फिक्स हो गए, 1 2 3 4, एक ही फ्री है, मतलब 4 फिक्स कर दिया, 1 2 3 4, ये वाला फ्री है, तो 2 आउटकम यहाँ हो सकते हैं, हेड या टेल, 2 बस, बाकी तो एक एक फिक्स हो चुका है। सो यहाँ पे देयर आर 2 आउट ऑफ 2⁵, तभी इक्वल नहीं आएगा, है ना? ओके, इक्वल तभी नहीं आएगा, होगा नहीं, नहीं चेक कर लो, ऐसे गेस नहीं करना देख करो, कैलकुलेशन करो, इसको कैंसिल करो, कितना आएगा? 3 से काटेंगे तो 2 स्क्वायर, चेक करो आएगा, आ जाएगा, हाँ सर इक्वल है ना? हाँ इक्वल है, इक्वल है, ओके। तो तुम नंबर्स फाइंड करो, तो ये फाइंड करोगे 1/16 और ये भी 1/16 आएगा, तो दोनों इक्वल है एक्चुअली। तो इक्वल है तो मतलब E1 E2 नॉट इंडिपेंडेंट कह रहा है, गलत कह रहा है। यहाँ पे E1 E2 इंडिपेंडेंट है, दिस इज फाइन। सिमिलर वे आप देखो जरा, E2 E3 इंडिपेंडेंट है, हो जाएगा। अब E1 E2 E3 आर जॉइंटली इंडिपेंडेंट, नहीं, क्यों? क्योंकि E1 E3 तो था नहीं इंडिपेंडेंट, तो ये तीनों कैसे हो सकता है? ठीक है, तो बाकी आप चेक करो, जैसे सी ऑप्शन के लिए आप खुद वेरीफाई करो, E2 इंटरसेक्शन E3 जो होगा वो इक्वल आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। यहां से आ जाएगा, ठीक है, तो इससे कर लेंगे। सर वहाँ स्क्वायर होगा, कहां पे? 2 स्क्वायर बाय 2 बाय, क्यों? E1 क्या था आपका? E1 का मतलब फर्स्ट एंड थर्ड हेड है, ठीक है सर, हाँ ठीक है। तो 4 पोजीशन फिक्स हो गया, तो एक ही पोजीशन फ्री है, तो एक पोजीशन फ्री है मतलब 5वें वाले पॉइंट पे कुछ भी आ सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटी, आइदर हेड और टेल, तो वो 2 लिखा था। ओके, सो नेक्स्ट जो है 27 कह रहा है कि 3 इवेंट ABC आर सच दैट कि B जो है सबसेट है C का और A की प्रोबेबिलिटी मोर देन 0 है, मतलब A एम्प्टी नहीं हो सकता, मतलब A की प्रोबेबिलिटी A नॉन इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है, तो क्या होगा इनमें से? 3 इवेंट ABC आर सच दैट B सबसेट है C का, तो बताओ इनमें से क्या होगा? तो B सबसेट है C का, तो इसमें एक तो आसान तरीका ये होता है कि तुम एग्जांपल ले कर दो, नहीं तो C भी तो ट्रू हो जाना चाहिए, C में क्या दिक्कत है? B गिवन C ही ट्रू ना, हाँ, क्योंकि गिवन से कोई इफेक्ट तो पड़ता नहीं है, सो वी नो दैट, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C, ये तो थ्योरम है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C गिवन A, क्योंकि सेम चीज गिवन है, तो कोई इफेक्ट तो पड़ना नहीं चाहिए। ओके, तो ये मतलब गलत लिखा हुआ है ना, हाँ, सो B जो है गिवन A, चलो एक बार थोड़ा सोच के देखते हैं, एग्जांपल लेके ट्राई कर लेते हैं, तो बेटर रहेगा, एक्सपेरिमेंट करते हैं एग्जांपल लेके। तो जैसे मान लीजिए आपका सैंपल स्पेस है, कॉइन डाइस वाला केस ले लीजिए 1 से 6 का, और B ले लेते हैं 1 2, C ले लेते हैं 1 2 3, और B सबसे है C का, यस, A कोई मोर देन 0 है, सो A मान लीजिए हम ले लेते हैं कुछ भी, क्या ले लें, 2 3 4 5 मान लो अभी एग्जांपल के लिए। तो यहाँ से फाइंड करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, सो B इंटरसेक्शन A, B A का इंटरसेक्शन जो है 2 है, सो प्रोबेबिलिटी एट 2 है ना, B इंटरसेक्शन A, और प्रोबेबिलिटी एट A, सो A मैंने रखा ये 4 है, तो लाइक डायरेक्टली लिखूं मैं अगर, सो ये 1/6 और ये हो गया 4/6, ये ना, ओके, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ C गिवन A, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, C इंटरसेक्शन A का मतलब है कि 2 3 कॉमन है, तो 2/6 और A में फिर से 4/6, सो 2 मतलब 4, ये जैसे 1/4 आया, ये 2/4, तो C ज्यादा है
ठीक है ना। तो यही होगा, इसमें करेक्शन होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसमें बहुत सारी गलतियां, इस टेस्ट में बहुत सारी गलतियां निकली हैं, इसलिए कम थी। तो ये देखना पड़ेगा किसने प्रूफ रीडिंग किया था, पूछता हूँ। तो यहां से आ जाएगा आपका 27 हो गया ना। नेक्स्ट इसमें सी करेक्ट आंसर होगा 40। सो 40 सो पहले भी था, देख लो एक बार। तो 39 ठीक है, 34 सर, 34 ओके, 34 बता दें। 32 भी है शायद, 32 हो गया ना, 32 है 32 39 30 30 हाँ। 30 नंबर जो है ये कह रहा है कि x1 x2 जो है इंडिपेंडेंट बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, जहां EXI NIP है। So x1 x2 is an independent binomial ठीक है ना। तो क्या दिक्कत है, x1 x2 इंडिपेंडेंट है जिसका NIPI ठीक है। सो कहने का मतलब ये कहना चाह रहा ना कि बाइनोमियल मीन NP है, दिस है, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल N1 प्लस N2 माइनस, तो ये कुछ ऐसा नहीं है। अगर बाइनोमियल N1 कॉमा P है, x2 जो है बाइनोमियल N2 कॉमा P है, ओके ये इस तरह से है। सो यू नो n माइनस x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और n माइनस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब n1 माइनस x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और n है ना। तो ये बाइनोमियल n1 कॉमा 1 माइनस p, ये बाइनोमियल n2 कॉमा 1 माइनस p है ना, ये थ्योरम है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों को ऐड कर दिया, अच्छा सो दिमाग लगाने वाले लोग ना, सो माइनस, तो मतलब इन दोनों का सम कर दिया। तो सम ऑफ बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल N1P है ना। तो ये बेसिक थ्योरम पे ठीक है ना। सो बाइनोमियल N1P क्या होगा, बाकी लोग देख लो ठीक है ना। तो हमने थ्योरम पढ़ा था हाँ ये थ्योरम है सर, हाँ 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 मतलब ये क्वेश्चन थ्योरम से आया है। जी जी जी। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट बता रखा है ना। तो हमने पढ़ा था कि जब x1 बाइनोमियल N1P है, x2 बाइनोमियल N2P है, तो इंडिपेंडेंट है तो दे ही रखा है, तो सम जो होगा बाइनोमियल N1 प्लस N2P हो जाएगा। और एक था बाइवेरिएट बाइनोमियल ट्राइनोमियल में, तो वहां ये होता था कि NP1 P2 है, तो उस केस में होता है NP1 है ना, x1 क्या है NP1 है, x2 NP2 है। तो अगर x1 x2 फॉलो कर रहा है ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो वहां p ऐड होता है ठीक है ना। जो ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n कॉमन रहता है, p ऐड होता है ट्राइनोमियल में, मतलब बाइवेरिएट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में या मल्टीनोमियल में है ना। तो वहां पे रहेगा, तो उसमें ट्राइनोमियल में आपका p ऐड होता है, n कॉमन रहता है, यहाँ पे p कॉमन होने चाहिए, n ऐड होगा ठीक है ना। तो यहाँ से ये आ गया। सो यहाँ बस कॉमा लिखना भूल गए, वो मतलब वो समय इसमें टाइपिंग बहुत वो एरर ठीक से चेक नहीं किया है। तो यहाँ पे बाइनोमियल विथ मीन N1 प्लस N2 और 1 माइनस p है। ठीक है ना, ये सही तो है, बस कॉमा लिखना भूल गया, मतलब वो लिखने में बचा है, N1 प्लस x2 कॉमा 1 माइनस p होगा। नेक्स्ट बताओ, तो ये 30 हो गया, 32 था शायद, 32 में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि समेशन साइन n अपॉन n की पावर n ये कन्वर्जेंट होगा। तो टेस्ट लगाने पड़ेंगे आपको, यहाँ पे n की पावर पाई है, अच्छा तो ये समेशन साइन n अपॉन n की पावर पाई ये जो है कन्वर्जेंट है ना। और समेशन
साइन n अपॉन n की पावर रूट 2 e की पावर माइनस n स्क्वायर, ये डाइवर्जेंट है। तो लगाओ इसमें टेस्ट अप्लाई करो, क्या दिक्कत है? साइन n क्या होता है? लेस देन इक्वल टू 1 है ना साइन x, तो यहां से साइन n अपॉन n की पावर y लेस देन इक्वल टू 1 बाई n की पावर पाई, और बाई p टेस्ट इसका सीरीज कन्वर्ज करेगा। हाँ संदीप, आपका माइक ऑन है। तो यहां से क्या होगा, ठीक है ना, दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, इसका सीरीज कन्वर्जेंट होगा और इसका सीरीज भी कन्वर्जेंट, तो ये तो ओके है। और यहाँ पे क्या है, इसको सिंप्लीफाई करो, तो e की पावर माइनस n स्क्वायर अपॉन n की पावर रूट 2, सो साइन n अपॉन e की पावर n स्क्वायर, तो साइन n लेस देन 1, e की पावर n स्क्वायर जो होगा तुम्हारा लेस देन 1 ही होगा, तो n की पावर रूट 2, सो ये चीज दिस क्वांटिटी ये जो होगा लेस देन इक्वल टू 1 बाई n की पावर रूट 2 होगा, और रूट 2 क्या होता है 1.414, सो ये भी तो कन्वर्जेंट है, तो ये डाइवर्जेंट लिखा, तो मतलब ये फॉल्स है, ठीक तो है। सो e टू द पावर माइनस n स्क्वायर का क्या करेंगे सर, उसका उसके लिए तो थोड़ा सा डाउट है। देखिए साइन n लेस देन इक्वल टू 1 होता है, 1 अपॉन n e की पावर n स्क्वायर, ये भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा, आप चेक कीजिए, मतलब e की पावर माइनस n स्क्वायर हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट जो होगा वो भी लेस देन इक्वल टू 1 ही होगा, मतलब सेम लॉजिक लगा रहा हूं, जो मैंने ऊपर वाले में लगाए वही लॉजिक यहां लगा रहे हैं। देखिए यहां मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं कि साइन n अपॉन n की पावर पाई, ठीक है, सॉरी ये हो गया, तो यहां पे क्या होगा साइन n की पावर रूट 2 e की पावर माइनस n स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी है ये लेस देन इक्वल टू 1 है, ये यूज हुआ है। अब इसका करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्ज करेगी बाय p टेस्ट, तो इसके करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्ज करेगी बाय p टेस्ट, ठीक है। तो मतलब दोनों सीरीज कन्वर्जेंट है, तो इसने लिखा है डाइवर्जेंट, इसलिए 2 फॉल्स है, ठीक तो है। नेक्स्ट, तो 39 34 भी था ना, 34 हुआ, देखो 34 में क्या है कि द CDF है ना ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय, तो आपके पास जो CDF है सो ये होगा 0 जब x है ना, तो इसमें क्या दिक्कत है, किसको प्रॉब्लम है इसमें, मत लिख, डायरेक्टली कर देता हूं। तो ए ऑप्शन में क्या है, ये हो गया है, अच्छा ठीक है, किसी को डाउट है तो बताओ भाई, बाकी लोग हो गया ना, इनका डाउट लिखा हुआ है। सो 41 33 था सर, 33, अच्छा 33 कह रहा है कि सपोज देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P सच दैट P इनवर्स AP is B, then this matrices, एक्चुअली क्या है ना, ये जो डेफिनेशन लिखा है ये सिमिलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन है कि two matrices A and B are said to be similar if there exists a non singular matrix P such that P inverse AP is B। तो उस केस में क्या होगा कि जो A या B है यहाँ पे कि तो ए बी के पास सेम आइगन वैल्यू होगी, रैंक ए रैंक बी इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी इक्वल होगा, ए और बी सिमिलर मैट्रिक्स है, तो सिमिलर मैट्रिक्स पर देख लो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उस पे क्वेश्चन है ये, ठीक है। इनफैक्ट ट्रेस ए बराबर ट्रेस बी होगा, रैंक ए बराबर रैंक बी होगा, डिटर्मिनेंट ए बराबर डिटर्मिनेंट बी होगा, आइगन वैल्यू भी इक्वल होगा, इस तरीके से। तो ये सिमिलर मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है, वैसे भी होगा, तुम चेक कर सकते हो अप्लाई करके, तो P इनवर्स AP है ना, हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा रह गया, 59 इधर 39, अच्छा 39 अभी कर तो रहे, बोला हो गया है, नहीं 39 दूसरा है, ठीक है हाँ।
39 कह रहा है कि x1 x2 xn इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0, थीटा, है ना। अच्छा एकता है अभी यस सर। इस टेस्ट को ना एक बार आप पूरा चेक करके ठीक से दोबारा अपलोड करवा दीजिएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, तो एक बार इसको बोले फुल लेंथ 7 है तो सो x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन 0 थीटा, ठीक है। एंड देन द MLE ऑफ थीटा इज, सो आपको बोल रहा है कि x1 x2 xn जो है RID यूनिफॉर्म 0 थीटा है एंड सो है ना, मतलब वहां पर कुछ भी थीटा बिलोंग्स तो देखना है ना। देन MLE ऑफ थीटा, तो MLE तो निकालना आता होगा आप लोगों को। तो MLE होता क्या है इस केस में, यूनिफॉर्म nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ना। x थीटा मोर देन इक्वल टू ईच xi, तो थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो यहां से आ गया ये, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स MLE है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x, क्यों ऐसा लिखा है, वेयर थीटा यहाँ कुछ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऐसा लिखा हुआ है, इसीलिए पता है ऐसा क्यों लिखा है। ये यहाँ पे ना, यहाँ थोड़ा ऐसा इसमें ऐसा दिख रहा है, आपके टेस्ट में देखो कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि थीटा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्चुअली, इसीलिए सो थीटा एक्चुअली नेचुरल नंबर लिख रखा है ना। तो MLE जो होगा MLE ऑफ थीटा, तो आपको पता है कि जो एक्चुअली MLE जो होता है वो क्या होता है, सपोर्ट का पार्ट होना चाहिए। मतलब सपोर्ट किसका, मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन का, या बोलूं डोमेन, है ना। सर उस हिसाब से तो ये क्लोजेस्ट इंटीजर होना चाहिए ना। नहीं वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वो देगा क्लोजेस्ट इंटीजर बोलने के लिए। एक मिनट रखिए, यहाँ से थीटा बिलोंग्स टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टू इंफिनिटी। अगर आप क्लोजेस्ट इंटीजर सोचेंगे तो वो नॉर्मल में होता है, वैसा इसलिए होता है नॉर्मल में क्योंकि नॉर्मल का ग्राफ जो है ना मीन पे हाईएस्ट रहता है ना, इसीलिए मीन के आसपास की जो नियरेस्ट वैल्यू होगी x बार के पास की वो MLE होगी, बिकॉज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा होगा। यहाँ आपको देखना होगा ऐसी क्या वैल्यू जो हाईएस्ट आंसर देगा। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, थीटा की वो वैल्यू है ना, जो मतलब थीटा जितनी छोटी होगी लाइक्लीहुड उतना मैक्सिमम होगा। सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का स्मॉलेस्ट इंटीजर है ना, यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x शायद है, ये स्मॉलेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x है। देखो होगा क्या, इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लोगे तो हो सकता है वो एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल आपके पास nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू लेट्स से 0.8 आ गई, तो इसका अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे तो जिसको हम लोग फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका आप लोगे तो ये 0 आ जाएगी, और लार्जेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे तो ये किसके इक्वल आएगी, सीलिंग फंक्शन। ये बोल रहा है स्मॉलेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू a ना, उससे छोटा मोर देन इक्वल जो भी देखना पड़ेगा मोर देन, तो ये 1 आएगा। तो आपको क्या लगता है ये डोमेन के बाहर ही हो जाएगा, बाहर नहीं हो जाएगा। अगर कोई फ्रैक्शन है तो ये डोमेन के बाहर आ जाएगा। अगर मान लो 0.8 है तो इसकी वैल्यू तो डोमेन के बाहर, या डोमेन तो आपका ये है 0.8 से इंफिनिटी है लाइक्लीहुड का, तो ये तो MLE नहीं हो पाएगा, तो उस केस में ये होगा। वही ये लिखने की कोशिश किया है सी ऑप्शन में कि यहाँ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको पता होगा ना, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको हम लोग फ्लोर फंक्शन बोलते हैं, और मतलब क्योंकि उसकी वैल्यू 0.8 की 0 आई है तो फ्लोर फंक्शन है, और एक स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन है जिसको हम सीलिंग फंक्शन बोलते हैं। अगर 0.8 है तो उसके अगला इंटीजर आंसर आएगा, उसका नेक्स्ट इंटीजर आंसर आएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है, उसके पिछले वाला इंटीजर आंसर आता है, उस पॉइंट का जो पीछे जस्ट पीछे इंटीजर है। तो इसलिए इसने अगले वाला पॉइंट लिया है, आई थिंक इसी लॉजिक से।
है ना। तो ये पॉइंट एक्चुअली बिलोंग करेगी इस इंटरवल में और उस पे आपका ये आ जाएगा। अच्छा अगर मान लो जैसे 0.1 होता, ये चलो कुछ ऐसा ले लो, है ना, जो भी वैल्यू है, क्योंकि आपका nth ऑर्डर जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की जो भी वैल्यू होगी तो उसका जो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू होगा दैट इज द एमएलई। आर यू गेटिंग व्हाई? बिकॉज थीटा को जितना इंक्रीज करोगे इसकी वैल्यू उतनी घटेगी। तो पहला इंटीजर इस इंटरवल का जो होगा ना वही हमारा एमएलई होगा, फर्स्ट इंटीजर। बिकॉज मतलब अगर नेचुरल नंबर लिखा है तो फर्स्ट नेचुरल नंबर है ना, तो सपोर्ट यहाँ कहाँ से आ रहा है, यूनिफॉर्म जीरो से, तो नेगेटिव तो होगा नहीं। तो पहला यहाँ पे जो वैल्यू से 0.1 है ना गोला में, तो इसलिए इसका जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होगी वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो उससे आंसर आएगा। हाँ समझ आया कि नहीं? तो ये क्या लिखा हुआ है, ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है या लिस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, वो इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, बिकॉज वो सपोर्ट में बिलोंग करेगा। आप बोलोगे नियरेस्ट वैल्यू, तो जैसे 0.1 की नियरेस्ट वैल्यू 0 है, 0 इस इंटरवल में ही नहीं है तो एमएलई हो ही नहीं सकता। एमएलई होने के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन के डोमेन में होना जरूरी है उसको। नेक्स्ट क्या है, तो हो गया ना, अब कौन सा बचा है? 50 सर ऑप्शन डी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। ऑप्शन डी की क्यों रिक्वायरमेंट है आपको, ये बताओ, आपको ऑप्शन डी की क्यों रिक्वायरमेंट? आपको एमएलई चाहिए था ना, एमएलई तो मिल गया, तो डी की क्या रिक्वायरमेंट है आपको? तो डी आपको क्यों सोचना है डी पे? ये फ्रैक्शनल पार्ट है शायद, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है कि हाफ से कम वैल्यू हो तो ये होगी और हाफ से ज्यादा है तो वो होगी। वही जो कहना चाह रहा था वो शायद कि नियरेस्ट पॉइंट का, लेकिन सर नोटेशन ना गड़बड़ किया है। एक्चुअली ये लिखना वैसे ही चाह रहा है, जैसे ये बी ऑप्शन में ये वाला है, बी ऑप्शन में ये, और सी ऑप्शन में ये नोटेशन यूज कर सकते हैं हम लोग। तो डी ऑप्शन में क्यों सोचना है, क्यों टाइम किल कर रहे हो आप? हमने एमएलई निकाला, एमएलई इज द लिस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, या nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जस्ट अगला, अगर nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स खुद इंटीजर है तो वही एमएलई होगा इस क्वेश्चन में। अगर आंसर ये जो होगा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, अगर ये नेचुरल नंबर है, अदरवाइज इसका जो जस्ट नेक्स्ट इंटीजर होगा जिसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, वो हो जाएगा। सो टाइम किल में आंसर आ गया, आगे बढ़ो, इसमें क्यों हर ऑप्शन सोचना है, एमएस की थोड़ी है, और एमएस की होगा कोई बात नहीं, इस पेपर में बहुत सारे एरर्स हैं तो हमारी तरफ से। सो नेक्स्ट कौन सा रहेगा, आप बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर? 456 50 सर 50। हाँ आया, एक मिनट। नंबर चेंज कर लिया क्या? नंबर चेंज करके दूसरे नंबर पे आ रहा। वो मेरा अच्छा अंकल जी है नीचे? अंकल अभी तो नहीं है, मैं देखा नहीं। अच्छा ठीक है, अंकल ठीक है, जाते टाइम दे देंगे। हाँ मैं भूल जाऊंगा, लेकिन एक मिनट। अच्छा हाँ मेरा दिमाग ना बहुत भूल जाता हूँ कई बार, जब जो याद है वही काम है इतनी याद को। ठीक। चलिए 50 जो है, तो जो 50वां क्वेश्चन है, 50वां किसको डाउट है? तुम लोग पीवाई को ढंग से क्यों नहीं करते? किसको 50 में डाउट है बताओ जी, किसने बोला था 50? मुझे बताओ पहले, तुम लोग पीवाई को ढंग से काहे नहीं करते हो? ये 2005 का क्वेश्चन नहीं है, ये क्लास में मैंने सॉल्व कराए 5 या 6 का, आप देख लो किसका है, तो क्लास में ही सॉल्व कराए हैं कि पी क्यू लाइन सेगमेंट है लेंथ बी का, वहां पे बीटा है, यहाँ बी लिखा है, कोई बात नहीं, आर है, तो ये तो इसलिए पीवाई को ढंग से सॉल्व कर दो एटलीस्ट, और जब टेस्ट में आए तो वहां अटेम्प्ट करो, वहां गलती नहीं करो। ये सब बता रहा है कि जो जिनका डाउट स्पेशली है वो पीवाई क्यू नहीं किया, पीवाई क्यू भी भाई
2005 से 2023 तक के एग्जाम के और गेट के भी ट्राई कर सकते हो। तो गेट के वही क्वेश्चंस करना जो तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड है। अब वो सिलेबस तुम्हारे पास जैम का है, तो तुम देख सकते हो क्या क्या नहीं है, उसको छोड़ दो, गेट वाले में कर सकते हो सॉल्व, है ना ये। तो ये जैम PYQ का ही क्वेश्चन है 2005 या 6 का। कोई क्वेश्चन 54 सर ये अपने करवाया था हाँ तो 6 का शायद। एक मिनट, ये 54 ना, 4 देखता हूँ। सर 41 भी था अपने। अच्छा एक मिनट, तो ठीक है अभी आता हूँ। तो ये क्या है, यहाँ पे एक्स आपको बता रखा है कि बाइनोमियल 5,1/2 है और y जो है यूनिफॉर्म 0,1 है, ठीक। तो x बाइनोमियल 5,1/2 है और y जो है यूनिफॉर्म 0,1 है। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 5। तो यहां से प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, पहले ये निकाल के बता देता हूँ। तो इसका ये मतलब है एक डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है, कोई बात नहीं। तो आप इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू स्मॉल y, या स्मॉल y में दिक्कत हो तो n ले लो, एंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू कितना 2 माइनस है। हाँ नहीं तो एक काम करो, इंडिपेंडेंट है ना x y, इंडिपेंडेंट लिखा नहीं है, इंडिपेंडेंट लिख, इंडिपेंडेंट तो होगा, इंडिपेंडेंट लिखना पड़ेगा इसको। हाँ सर लेकिन ये और ऐसे डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस और इंडिपेंडेंट। हाँ बोलो। सर यहाँ पर y तो यूनिफॉर्म 0,1 है। तो अच्छा सॉरी मैं x तो सिर्फ 1 ही हो सकता है ना। एक मिनट। अच्छा तो ये कह रहा है कि y जो है यूनिफॉर्म 0,1 है, y 0 से 1 के बीच है, तो y 0 से 1 के बीच होगा तो x क्या होगा? x सिर्फ 1 हो सकता है ऊपर में। अच्छा लेस देन 2। हाँ सर एक सिर्फ 1 हो सकता तो वैसे भी सोच सकते हैं, या तो मैं जो कर रहा था उससे भी आंसर आएगा, या ऐसे अगर आप सोच रहे हो कि हम क्या कर सकते हैं, तो x का जो सपोर्ट है 0, 1, 2, 5, x अगर 0 हुआ तो x 0 हुआ, y लेस देन इक्वल टू 2, तो y लेस देन 1, उसमें 1 हो जाएगा ना। तो ऐसा कर सकते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू, अगर मैं 0 रखता हूँ इनटू फिर x लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगी, प्लस यहाँ xy इंडिपेंडेंट होगा, और ऐसे भी एक डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस आई थिंक इंडिपेंडेंट होता है, तो नहीं भी है तो इट विल बी इंडिपेंडेंट। एंड प्रोबेबिलिटी कॉन्टिन्यूअस एक साथ कम होता है क्या क्या? क्या स्पीड और कॉन्टिन्यूअस का क्या एक साथ कम होता है क्या? हाँ है ना, यहाँ पे दिख तो रहा है। वो जैम 2023 में भी एक क्वेश्चन जैम 2023 में भी आया, अगर किसी को याद हो तो, वहां था ना कि y का डिस्ट्रीब्यूशन गामा है और एक पॉइजन है, ऐसा कुछ है ना। तो रिपीटेड, इसलिए रिपीटेडली सॉल्व करोगे ना तो आपको दिमाग में रहेगा, क्विकली याद आएगा कि हाँ। तो 23 में भी एक क्वेश्चन, जैम 23 में एक क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे, एक डिस्क्रीट एक कॉन्टिन्यूअस। सर ये कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल को इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं? नहीं उल्टा, अच्छा मुझे x लिखना है एक्चुअली, मैं उल्टा मतलब ना x को एक्चुअली मतलब मेरे दिमाग में वेरिएबल इंटरचेंज हो गया है, तो इसीलिए तो यहाँ जो होगा x बराबर 0 और y लेस देन इक्वल टू 2, मैं ये लिखना चाह रहा था, और x इज इक्वल टू 1, y लेस देन इक्वल टू 1। और क्या हो सकता है आगे, अगर लिखूंगा मैं कि x को अगर मैं 2 लिखता हूँ तो y लेस देन इक्वल टू 0, 3 लिखूंगा तो वो फिर 0 ही हो जाएगी प्रोबेबिलिटी सबकी। तो ये करके देखो कितना आएगा। अब यहाँ देखो, तुम सोच रहे हो कि y लेस देन इक्वल टू 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो x जो y का सपोर्ट तो 0 to 1 में है, तो 1 to 2 अदरवाइज हो गया, आउट हो जाएगा। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी एट 0 आप निकाल सकते हैं बाइनोमियल में, तो निकाल सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, बस टोटल 6 आ रहा ना, ओके। हाँ टोटल 6। तो हाफ की पावर 5 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से x बराबर 1, तो 5 टाइम हाफ की पावर 5 और इनटू ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि CDF एट 1, CDF एट 1, इवन CDF एट 2 कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। देखो मान लो y यूनिफॉर्म 0, 1 है, तो यू ऑल नो इफ y इज यूनिफॉर्म 0, 1, so how do we write CDF of uniform 0, 1? It's a 0 if y is less than 0, it's y if y is more than equal to 0, less than 1, it's 1 when y is more than equal to 1.
So if I ask you what is the CDF of y at 2, तो you have to see this first. ये जो 2 है किस में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जो CDF है ना, CDF एक फंक्शन है एंड CDF फंक्शन का डोमेन है पूरा रियल नंबर, तो CDF का डोमेन होल रियल नंबर है. सो इसीलिए मतलब CDF ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल कैन बी कैलकुलेटेड एट एनी रियल नंबर, ठीक है ना. इट्स नॉट ओनली सपोर्ट, CDF किसी भी रियल नंबर पे कैलकुलेट किया जा सकता है, किसी भी रैंडम वेरिएबल का. अगर वो आउटसाइड सपोर्ट है तो 1 हो जाएगा, अगर बाहर आगे चला गया तो CDF at 100 भी 1 होगा, CDF at 2 भी 1 है, CDF at 1 भी 1 है, जैसा ये कह रहा है, तो ये 1 हो गया. तो इसलिए ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये आ गया आपके पास. तो टोटल आ गया 6/2⁵. ये न्यूमरेटर का. सेम आप डिनोमिनेटर के साथ सेम करो और सिंप्लीफाई कर लो. हाँ सर हो जाएगा सर. ओके तो 56 सर 55 भी है. ओके 55. सो 55 जो है नेक्स्ट करता हूँ. नेक्स्ट 55 ये कह रहा है कि x1 x2 बी द इंडिपेंडेंट ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल विथ सेम PMF दिस. तो ये PMF जो है, अच्छा तो ये ज्योमेट्रिक का जो PMF है ना, दिस इज p into q की पावर x minus 1 x from 1 to 3. मतलब ये नंबर ऑफ ट्रायल्स वाले केस है ना. तो आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 अच्छा x1 इज इक्वल, कुछ वैल्यू तो दिया नहीं आपको. ये बताओ एक थ्योरम था ना ज्योमेट्रिक में, क्या होता है x1 गिवन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. अच्छा हाइपर ज्योमेट्रिक, ये ज्योमेट्रिक है तो क्या होगा, ये हाइपर ज्योमेट्रिक होता है. वो तो बाइनोमियल हाइपर ज्योमेट्रिक होता है. डिस्क्रीट यूनिफॉर्म. हाँ यूनिफॉर्म 0 की होता है तो 0 4. सो ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म आएगा किस सपोर्ट पे, तो यूनिफॉर्म ओवर व्हाट सपोर्ट. तो देखो x1 will start from 1. तो डिपेंडेंट लिखा हुआ है. नहीं कहाँ और ये डिपेंडेंट है, ये प्रॉब्लम है. डिपेंडेंट नहीं हो जाता है तो मिस्टेक हुआ है. x1 x2 भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. इंडिपेंडेंट ज्योमेट्रिक विद सेम PMF है. डिपेंडेंट अगर होगा, चलो मान लो डिपेंडेंट ले लेते हैं, तो क्या होगा, तो डिपेंडेंट के लिए मुझे ज्वाइंट चाहिए होगा. अगर आप इंटरसेक्शन लोगे x1 बराबर 1 तो x2 बराबर आ जाएगी 3. तो उसका ज्वाइंट कहाँ से आएगा, जब डिपेंडेंट है तो ज्वाइंट चाहिए, मुझे ज्वाइंट तो दिया नहीं इसने, तो इंडिपेंडेंट ही होगा. तो यहाँ मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपोज है ना, इंडिपेंडेंट ही होगा. तो इंडिपेंडेंट है तो है ना. विद सेम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मतलब ये तो सर IID हो जाएगा फिर. जी IID होगा. तो बताइए IID है तो कंडीशनल ऑफ x1 गिवन x1 प्लस x2 क्या होगा, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म विथ व्हाट सपोर्ट. 1 to 4 होगा, मतलब 1 to t होता था तो 1 to 4 होगा. नहीं 1 to 4 कैसे हो सकता है, अगर मैं x1 को 4 रखूंगा तो x2 क्या हो जाएगा. हाँ सर 1 to t minus 1 होगा. तो 1 2 3 तक जाएगा ना t minus 1, क्योंकि यहाँ 1 से स्टार्ट है. तो अगर मैं x1 को 4 रख दूंगा, 4 तक ले जाऊंगा, तो x2 को 0 रखना पड़ेगा, जो कि 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि IID है ना. तो दो केस था इसमें. अगर यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ होता ना सपोर्ट, तो यहाँ 0 से लेके आई थिंक t तक जाता है. t तक जाता है. t तक जाता है सर. हाँ हाँ t और तक जाता है. और अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 से लेके फिर t minus 1 तक जाएगा. तो ये हमारे पास है. तो यूनिफॉर्म ओवर दिस सपोर्ट, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी, ये सपोर्ट है इस x1 का जब ये गिवन है, तो x1 is equal to 1 गिवन x1 plus x2 बराबर दिस. तो ये जो आएगा 1/t minus 1 होता है इसका आंसर. तो t यहाँ 4 है तो 1/3 आ गया. ठीक था. तो इंडिपेंडेंट ही होगा, ये थ्योरम है, डायरेक्टली थ्योरम है ये तो, ठीक है ना. तो ये डायरेक्ट थ्योरम है तो ये इंडिपेंडेंट हो गया. तो 1/3 इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्या होगा, तो ये हो गया 1/3. अगला है 56 जो कह रहा है कि ये सब थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली. नहीं सर, इसमें सर सब देख लीजिए करेक्शन का, जब करेक्शन करना. ठीक है, हाँ देखते हैं. तो यहाँ से जो हमें PDF दे रखा है, सो द PDF इज थीटा
इंटू 3 की पावर थीटा, मैं एक साथ लेता हूँ x की पावर थीटा प्लस 1, ऐसे कुछ हो जाएगा, x मोर देन 3। ओके, पर थीटा का वैल्यू 0 दिया हुआ है सर, देखिए। तो यहाँ पे h नॉट में है थीटा बराबर 0 अगेंस्ट h1 में है थीटा बराबर 2। ओके, और रिजेक्शन रीजन भी गिवन है, रिजेक्ट h नॉट इफ x लेस देन k। अच्छा, तो पूछ रहा है k क्या होना चाहिए। ओके, तो आपको क्या साइज दे रखा है, तो साइज इज 0.1, तो 0 पॉइंट प्रोबेबिलिटी x लेस देन k व्हेन h नॉट इज ट्रू, सो थीटा बराबर 0। अच्छा, तो जब थीटा को 0 रखेंगे तो क्या होगा, सर 0 रखने से तो सर 0 ही तो आ जा रहा है, पीडीएफ ही कैसे 0 हो आएगा? जाएगा। तो जब पीडीएफ 0 हो गया तो प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी। हाँ, कैसे होगा? हम्म, हाँ इसमें करेक्शन है, इसमें कैसे, मान लो 1 होता तो क्या होता, अगर 1 है ये तो क्या होगा। सर वन करके भी देखा है, आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा 1 से भी नहीं आ रहा, तो ये पीडीएफ चेंज करना पड़ेगा फिर। सो पीडीएफ में दिक्कत है एक्चुअली, पता है क्या है ये, थीटा इंटू 3/x, 3/x हो जाएगा लेस देन 1, 3/x लेस देन 1 ना। क्या क्या बनाया, सो थीटा को 1 रख के भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली पीडीएफ चेंज करना पड़ेगा, या तो ये पीडीएफ में कुछ लिखने में गलती किया होगा, x तो ये थीटा तो नहीं होगा, यहाँ कुछ, यहाँ ये तो हो सकता है ये थीटा ना हो, यहाँ पे कुछ और होगा, तो थीटा लिखा है, तो ये पीडीएफ कुछ गलत है इसमें, मतलब पीडीएफ चेंज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये मतलब इसमें एरर है ना, इस क्वेश्चन में करेक्शन है। नेक्स्ट, सर 41। तो ये कह रहा है कि fx जो है आपके पास, जो fx है वो 0 to x e की पावर माइनस टी स्क्वायर dt है। अच्छा, और जो gx है वो है 0 to 1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा कुछ है, और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो पूछ रहा है एफ डैश रूट पाई प्लस जी डैश रूट पाई क्या होगा। ओके, सर जी डैश जब करूंगा तब तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, तो जी डैश जब आप करेंगे, जी डैश ओ 0 से 1 लिख दिया एक्चुअली, तो यहाँ फिर से करेक्शन ये होगा हाँ सर। कि 0 to x है ये, ठीक है, दोनों में 0 to x है, अब हो जाएगा। और यहाँ डिपेंड ये 1 वेरिएबल फंक्शन है, ये 2 वेरिएबल है, तो आपको लगाना होगा जो लाग्रांज है ना, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, लेबनिज रूल ऑफ, तो यहाँ 2 वेरिएबल वाला लगाना पड़ेगा, 0 to x है एक्चुअली, तो उससे आएगा, मतलब gx क्या होता, सो दिस इज 0 to x। अब करके देखो होगा, 0 to x होगा, देन हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, अगला सर 40। 40 जो है कि यहाँ पे yi इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, और ey जो है बीटा xi है। अच्छा, वेरिएंस y सिग्मा x स्क्वायर है, तो समेशन yi xi अपॉन समेशन xi स्क्वायर जो है फॉर एनी बी, ठीक है, कोई बी मतलब बीटा है, तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको बताना है इसमें से क्या करेक्ट है। तो एक्चुअली यहाँ कहीं ना आपको ये करना है,
ये क्या बताना चाह रहा है, ई ऑफ वाई आई जो है बीटा एक्स आई है ना। सो ई ऑफ वाई आई इज बीटा एक्स आई एंड ये क्या रिग्रेशन मॉडल लगाना चाह रहा है, वाई गिवन एक्स आई। सो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है और ये दे रखा है सपोज समेशन वाई आई एक्स आई अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर, ऐसा लिखना चाह रहा है। आगे क्या, फॉर एनी बी देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्चुअली पता क्या है, लिखने की कोशिश क्या किया है, ये कहीं रिग्रेशन का क्वेश्चन बनाया है। तो रिग्रेशन में क्या है कि दिस इज अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो अल्फा प्लस बीटा एक्स आई होता है ना, तो 0 प्लस बीटा एक्स आई है। तो ये जो बीटा का कोएफिशिएंट होता है ना, एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स, मतलब जैम वालों को लिखाया होगा कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन वेरिएंस एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि लाइक इसका ये आंसर आता है एक्स आई माइनस एक्स बार, है ना। सो ये सम वाई आई माइनस वाई बार और समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये एक्चुअली कोएफिशिएंट है बीटा, मतलब बीटा का एस्टिमेटर है। मतलब वैसे तो ये होता है कि समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार, यहाँ 1/n होगा जो कैंसिल हो गया है, जैसे भी सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। तो ये एक्चुअली कहीं ना एस्टिमेटर लिखने की कोशिश किया है। सो दिस इज एस्टिमेटर फॉर बीटा जो है उसका एस्टिमेटर है, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है। तो पूछना चाह रहा है क्या होता है इसमें फिर। सो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है ना, यहाँ लिखा है LSE ऑफ बी, यहाँ जो कोएफिशिएंट बी है एक्चुअली बी एक्स आई, तो जिसका अल्फा ऑलरेडी 0 कर रखा है, तो बीटा जो है आपका ये एस्टिमेटर है। तो यहाँ से क्या करना चाह रहा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये मतलब ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन का क्वेश्चन है, तो उसमें आपको फिट करना है। तो ये एक्चुअली वाई आई माइनस बीटा हैट एक्स आई स्क्वायर, सो ये बीटा हैट यूज किया, एस्टिमेटेड वैल्यू है, तो एरर है ना कम होगा उसका देन दिस, ठीक है। तो राइट साइड में जो है ना एस्टिमेटेड वैल्यू है उसका बीटा का यूज किया है, तो वो कम आ जाएगा, थ्योरम है। और बीटा हैट एक्चुअली डायरेक्टली ये भी थ्योरम ही है कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है ये नॉर्मल, ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है एक्चुअली, दिस इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा। तो ये मीन इसका बीटा ही आता है, वेरिएंस इसका आता है सिग्मा स्क्वायर बाई, है ना, यही आएगा समेशन एस एक्स एक्स, है ना। जिन लोगों को याद होगा सिंपल लीनियर रिग्रेशन इसका फॉर्मूला है। ये थोड़ा आगे है, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए नहीं अभी तक, मतलब इस तरह क्वेश्चन अभी तक तो पूछा नहीं है। 2023 में जो पूछा था वो y1 x x1 y पे, बट जो पैरामीटर्स हैं वो जो MLE हो गया, ये लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर हो गया, वो तो उसका ये मीन वेरिएंस निकालोगे तो यही आएगा। तो ये थ्योरम है एक्चुअली। आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन का कोई भी बुक देखोगे, कोई भी बुक देख लो वो कहीं भी, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि बीटा हैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये आएगा। एंड वेरिएंस का ये फॉर्मूला तो लिख ही रखा है यहाँ पे। तो मतलब सिंपल लीनियर रिग्रेशन में थोड़ा बनाने की कोशिश किया है, वही चीज है। तो आप देख लो कि जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट है इसका, है ना, इसी को मैंने वहां तब ऐसा भी लिखा होगा 1/n समेशन एक्स आई वाई। तो आगे तो क्योंकि मीन इसका अल्फा टर्म 0 है ना। तो इस तरह से एस्टिमेटर आपको दिया है, उस पे बेस्ड है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा बनाने की कोशिश किया है। तो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है ना, उस पे ये फॉर्मूला, ये सब थ्योरम्स ही हैं। तो ये थ्योरम है, ये थ्योरम ही होता है, और ये भी थ्योरम, यहाँ एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो इसका ये क्या कर रहा है एक्चुअली, सम ऑफ एरर्स है, एरर सम ऑफ स्क्वायर्स है ना ये तो, और ये भी एरर सम ऑफ स्क्वायर्स। इसकी वैल्यू कम होगी, एस्टिमेटेड वैल्यू तो इसकी कम होगी देन दिस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर्स, वो है, ठीक है ना। इस पे जहाँ पे कभी क्वेश्चन आया नहीं इस पे, बट आप ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश किया है। तो यू सी सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल उस पे बेस्ड है ये, ऐसा कुछ है नहीं ऐसे खास। हाँ, नेक्स्ट कौन सा रह गया, किसी का रह गया क्वेश्चन? क्वेश्चन 8 कल थे आप, कल हमने कुछ डिस्कशन इसका कल किया था, बाकी आज कर रहे हैं, देख लीजिए कल हमने किया तो नहीं था। 8th क्वेश्चन क्या है, ये वाला पूछ कह रहा है कि
x1 x2 xn रैंडम सैंपल है विद पीडीएफ। तो देखो ऐसे लिखने का मतलब ये होता है, ये जो आपका fx लिख रखा है इन्होंने, दिस इज 3x² जब x की वैल्यू 0 से 1 में है और 0 अदरवाइज, ठीक है, 0 अदरवाइज। और ये तो इंडिकेटर फंक्शन आई जो है इंडिकेटर फंक्शन है, ये बता रखा है यहाँ पे 1 होता है जब 0 1 में होगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है इसमें, देन पीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो यू नो द फॉर्मूला ऑफ पीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा, क्या दिक्कत है। क्या होता है भाई, n इंटू क्या होता था, देख लो इसका फॉर्मूला। सो जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा इसका। आंसर हो जाएगा। हाँ, सो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जस्ट जो फॉर्मूला होता है पीडीएफ का वो यूज कर लीजिए, आ जाएगा। सर क्वेश्चन 14 जो कह रहा है, 14 हमने एक दिन सॉल्व किया था, आई थिंक डाउट क्लास में किया था। सो ये जो Sn है इसको खोलेंगे आप तो ऐसा है 1/1 प्लस 1/2 अप टू 1/n, लेकिन मुझे S10 चाहिए क्वेश्चन में, तो A10 तक लिख लीजिए। और I10 जो है ना, ये जो हमारे पास 0 to 10, ये क्वेश्चन करेक्ट है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अपॉन x² dx। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो इसको अलग अलग कर लीजिए आप, 0 से 10 x अपॉन x² माइनस 0 से 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन x² dx, यहाँ भी dx, ठीक है। तो ये तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो गया 1/x log x, तो ये कितना बनेगा, 0 से 10 है ये। अच्छा एक काम करते हैं, log n आ रहा था। हाँ log n तो ठीक है, लेकिन 0 से, अच्छा 1 से, नॉट 0 से, ये मेरी गलती का, ये 1 से है ना, 1 से स्टार्ट है। हाँ तो log 10 आ जाएगा ये, ठीक है। और माइनस, अब आप देखिए इसको क्या करेंगे आप, इसको ब्रेक कीजिए आप, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन, समझ आ रहा है। जो आप ब्रेक करेंगे ना, यस सर। तो 0 से 1 में ये 1 0 हो जाएगी, 1 से 2 में ये 1 हो जाएगी, 2 से 3 में ये 2 हो जाएगी। जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर यही आ जाएगा जो ये S10 है। आप उसको सिंप्लीफाई कीजिए एक एक टर्म करके, 0 से 1 करके इंटीग्रेट कीजिए, क्या आता है, तो 1/x² को इंटीग्रेट कीजिए। 1 से 2 में करेंगे तो सॉरी 0 से 1 में 0 ही हो जाएगा, 1 से 2 में आपका 1/x² को इंटीग्रेट करना होगा, 2 से 3 में 2/x² को इंटीग्रेट करना होगा एंड सो ऑन। तो यही आ जाएगा शायद, चेक कीजिए आप। तो अब चेक करना पड़ेगा कैलकुलेशन क्या हो, तो मैं गेस कर रहा हूँ, तो चेक कीजिए क्या आता है। ओके सर। तो यहाँ से आ जाएगा आंसर, इजी है मतलब। तो S10 के टर्म में ही कुछ आ जाएगा, ये माइनस S10 समथिंग आ जाएगा जो है ना ये पे, मतलब कहने मतलब +1 माइनस S10 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो I10 बराबर ये, तो दिस प्लस S10 कर देंगे तो मिल के ये वही आ जाएगा जो ऑप्शन है, शायद करेक्ट आया था ये। जस्ट आप इसको यहाँ आपको इंटीग्रेशन, ये मैंने छोड़े हैं बस, तो ये आपको इंटीग्रेट करने हैं अलग अलग करके, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके, और सिर्फ पुट कर लीजिए बाद में वैल्यू, ठीक है। और कराएगा कोई क्वेश्चन? तो अभी हमने मॉक टेस्ट 7 किए हैं, इसमें 7 एक्चुअली जब करेक्शन शुरू किया हमने 7 तक आई थिंक अपलोड हो चुका था। तो आगे के टेस्ट में कम एरर, बहुत कम एरर होगा। अब आगे 8, 9, 10 है ना, फुल लेंथ आई थिंक 35 तक तो हो गया ना, अभी हो जाएगा 10-15 दिन में 50 फुल लेंथ अपलोड हो जाएंगे, 50 प्लस ही होंगे, 50-60। तो अब सारे अटेम्प्ट करो, कुछ गलतियां उसको इग्नोर करो, जो सही है उसको सीखो, ये है। और वो हम करेक्शन पे काम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये पहली बार ये सब टाइप हुआ है अभी, और चूंकि इतने कम टाइम में इतने सारी चीज़ें टाइप हुई हैं तो गलतियाँ हो गई हैं, सो ऐसा है। फिर भी ठीक है ना। तो आपने 7 किया है, कल जो 7 to 9 क्लास होगी उसमें मॉक टेस्ट 8 का डिस्कशन करेंगे। तो आप 8 ट्राई कर लीजिए आज रात को बैठ के, या कल 2 to 5 नॉट, जब भी आपको टाइम मिले 3 घंटे प्रॉपर बैठ के देखो। फिर उसके बाद एक बार फिर से सॉल्व करो। जब आपने टेस्ट दिया, आपको पता चला इतने मार्क्स आए और कम मार्क्स आए, घबराना नहीं, आप टेस्ट देते रहो बस। इसलिए टेस्ट दो कि सीखना है आपको सीखना है टेस्ट देते कैसे हैं, उसमें गलतियाँ क्या नहीं करनी है, क्या स्ट्रेटजी रखना है, इसलिए टेस्ट देना है आपको। तो आप टेस्ट अटेम्प्ट करो, उसके बाद एक बार फिर से सॉल्व करो, ये देखने के लिए कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, क्यों गलत हुए। कुछ हमारी तरफ से भी गलती होगी, लाइक आंसर अलग है या क्वेश्चन में एरर है, तो वो आप मार्क कर दो।
फिर जब डिस्कशन होता है तो मेरे साथ डिस्कस करो कि ये क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। उसके बाद तो आपको एग्जैक्टली ये समझ आएगा आपने क्या क्या गलतियां की। जब नेक्स्ट टेस्ट देंगे आप तो उसमें आप वो वैसी गलतियां आपसे नहीं होंगी। तो यही कर करके इंप्रूव हो जाएगा। 50-60 टेस्ट दे दिए तो आपको एग्जाम में बिल्कुल डर नहीं लगेगा। आपको वहाँ है ना, जैसे बच्चे का भी टेस्ट नहीं दिया मुझसे डर लगता है एग्जाम में, तो आप एग्जाम भी दोगे तो आपको वहाँ कोई डर सा नहीं लगेगा, क्योंकि आप इतने एग्जाम दे चुके हो तो आपको एग्जाम में कोई डर नहीं लगेगा और बहुत ईजी रहेगा। और यहाँ मेनली आपको सीखने के लिए टेस्ट दो प्रॉपर फॉर्मेट में। मार्क्स कम भी आ रहे कोई टेंशन नहीं लेना है ना, ये आपको बस सीखना है और इम्प्रूव करना है, कोशिश करना है इम्प्रूव करने का। वैसे है क्योंकि मेन एग्जाम अलग एग्जाम होता है, वो अलग है। ठीक है, तो अभी गेट का बैच होगा 9 बजे से, है ना। ठीक है, तो कोई और डाउट हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, आधे घंटा है।